अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक ही असेंबली के दो मुख्तलिफ इजलास हुए। एक की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने की, ये इजलास पंजाब असेंबली में हुआ, और दूसरा इजलास गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने तलब किया जो ईवान इकबाल में मुनक्किद हुआ। ईवान इकबाल पंजाब असेंबली से तकरीबन 100 फीट की दूरी पर है। इस इजलास की जो सदारत है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने की। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको दिखाई देते हैं। इजलास चल रहा था और मैंने दावत दी 3 दफा लगारी साहब को कि आए बजट पेश करें, आए बजट पेश करें, आए बजट पेश करें, और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब पर कर दिया है। ये नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है और ये मजाक है, और इतना बड़ा मजाक है कि ये लोग हंसेंगे इनकी अकल पे। जहां उनके पास सेक्रेटरी असेंबली नहीं है कानून के मुताबिक, ना कोई स्टाफ है उनका अपना, तो ना कोई प्रिजाइड करने वाला है, और स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता, ये कानून है। इजलास पे सब आएंगे और हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे, और उनको दावत है कि ओपनली आ जाए, वो इजलास में अटेंड करें। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा, बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त करेंगे। अब नाजरीन, हुकूमत और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के दरमियान तनाव उस वक्त पैदा हुआ जब 16 मार्च को वजीर आला के इलेक्शन के दौरान पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा हुआ। पुलिस ईवान के अंदर दाखिल होगी। इस दौरान नून लीग के अरकान की तरफ से स्पीकर पंजाब असेंबली पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक अरकान का वकार मजरू हुआ, लिहाजा परवेज इलाही ने शर्त रख दी कि आईजी पुलिस को पंजाब असेंबली में आकर माफी मांगना होगी, नहीं तो बजट का इजलास नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया है कि आईजी पंजाब जो है असेंबली नहीं आएंगे, पर यह फैसला हुआ, और ये मुबैना तौर पे हम बता रहे हैं, रिपोर्ट्स ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जिन अरकान के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए थे उन मुकदमात को वापस लिया जाएगा। आज पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके तहत पंजाब असेंबली के स्पीकर के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। असेंबली का इजलास बुलाने और अफसरों को सजाएं देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। अब ये इख्तियारात स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के बजाय सूबाई वजारत कानून और पार्लिमानी अमूर के सेक्रेटरी को दे दिए गए हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी को। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जो है वो मंजूर की गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मार्शल लॉ की हुकूमतों में भी कभी भी ये नहीं कहा गया हुआ और असेंबली इंतजामिया के मातहत होगी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ने आज ये अजीब और गरीब कारनामा भी सर अंजाम दे दिया है। गवर्नर का जारी करदा ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ का निफाज है। अब जद्दोजहद मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए होगी, ये उन्होंने कहा। इस वक्त हमारे साथ हैं और स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, जो काफ लीग के तर्जुमान हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से हमें ज्वाइन करे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु साहब, जो पंजाब असेंबली के मेंबर हैं और पंजाब हुकूमत में इंसानी हकूक के वजीर भी रह चुके हैं। और हमें ज्वाइन करे हैं सलमान अकरम राजा साहब, जो आईनी माहिर हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, अक्सर आर्टिकल्स भी लिखते हैं। दोनों पार्टीज का हमने जो है बयानात हम आपको सुना दिए, दोनों के मेंबरान भी हमारे पास मौजूद है, मगर आप दोनों की अगर इजाजत हो तो कानूनी माहिर के पास पहले जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, मुझे ये बताइए कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और आज परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये गैर कानूनी है, जो बजट आज पेश किया गया पंजाब का ये भी गैर कानूनी है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। 2 मामलात हैं, उनको हमें अलग रखना होगा। एक मामला है आईनी
آئین میں تو ظاہر ہے کسی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی. آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی موجودگی میں جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کی صدارت اسپیکر ہی کرے گا، ڈپٹی اسپیکر نہیں کر سکتا. اور اسپیکر کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک میں ہو، وہ اور علیل نہ ہو. اب ہم نے یہ دیکھا کہ آج اسپیکر صاحب تو تھے موجود اور وہ اسمبلی کے ایوان میں موجود تھے اور ایک انہوں نے سیشن وہاں پہ بلایا اور اس کی صدارت بھی کی. لہٰذا اس حوالے سے جو سیشن ایوان اقبال میں ہوا وہ میری نظر میں انتہائی مشکوک ہے، کیونکہ اسپیکر کی موجودگی میں ایک دوسرا سیشن ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں میری نظر میں آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو کاروائی ہوئی اب وہ معاملہ عدالت میں جائے گا، عدالت اس پہ اپنی رائے دے گی، اپنی فیصلہ دے گی. اس لیے ایک معاملہ تو یہ ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ ظاہر ہے بہت ہی اہم معاملہ ہے، بنیادی معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ہے اسمبلی کے پروسیجر کا. اسمبلی کا پروسیجر جو ہے یہ آئین میں نہیں دیا گیا، یہ رولز بنتے ہیں اور رولز کے حوالے سے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. قانون سازی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اسمبلی میں بل پاس ہو، دوسرا یہ کہ گورنر آرڈیننس جاری کرے. اب اگر گورنر نے کوئی آرڈیننس جاری کر کے سیکرٹری صوبائی اسمبلی کے اختیارات میں کوئی ترمیم کی ہے تو وہ میری نظر میں ممکن ہے. جو آئینی اختیارات ہیں اسپیکر کے ان میں کوئی ترمیم، کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی، لیکن سیکرٹری کے جو اختیارات ہیں وہ آئینی نوعیت کے نہیں ہیں، وہاں ترمیم آرڈیننس کے ذریعے ہو سکتی ہے. لہٰذا ان دونوں انہوں نے جو موجودہ ترمیم کی ہے اور جو آرڈیننس انہوں نے شائع کیا کل رات کو، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کر سکتے تھے اور جو متن میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میری نظر میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آئینی طور پہ آئین کی روح سے اسپیکر کی موجودگی میں کوئی اور سیشن نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا جو بھی ترمیم آرڈیننس کے ذریعے کی گئی اس نے سیکرٹری کے اختیارات کو کم و زیادہ کیا ہوگا یا وزارت قانون کو اختیارات دے دیے. یہ میری نظر میں نسبتاً غیر اہم معاملہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس جو تھا وہ کہاں منعقد ہونا تھا، کیسے منعقد ہونا تھا، اس کی صدارت کس نے کرنی تھی. یہ اہم بات ہے اور یہ آئینی نوعیت کی بات ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کا یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اسمبلی کا سیشن بلاتے ہیں. سمننگ دا سیشن یہ گورنر کا اختیار ہے جس کا استعمال وہ حکومت کی ہدایت پہ کرتے ہیں، سفارش پہ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک سیشن بلا لیا. اب اس سیشن کو کس نے چیئر کرنا تھا، صدارت کس نے کرنی تھی، اس سوال کا جواب جو ہے وہ آئین دیتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو قانونی بحث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ایک طرح سے غیر متوقع ہے. آئین بالکل یہ تصور نہیں کرتا کہ اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی اجلاس کو چلنے نہ دے، وہ بجٹ کے پیش ہونے میں رکھنا ڈالے جیسا کہ کل ہوا. تو یہ تمام صورتحال جو ہے میری نظر میں آئین کی روایت سے بھی ہٹ گئی ہے اور آئین کے متن سے بھی ہٹ گئی ہے. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اب کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک اور پیرالل بجٹ بھی پیش کرے گی اور کیا آپ عدالت جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ غیر قانونی ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں عدالت جانا کوئی اتنا اہم بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جو قانون ساز ادارہ ہوتا ہے. میری بات کو اگر سمجھا جائے تو میرے خیال میں سب مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر آرڈیننس لے ہونا ہے اور اگر لے ہوگا اور اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ یہ آرڈیننس جو ہوتا ہے اس کے بعد قانون سازی ہونی ہوتی ہے. آرڈیننس فائنل چیز نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ایک میعاد ہوتی ہے کہ اتنے دن کے اندر 120 دن ہے. یہ میں اس پہ بحث نہیں کرتا. وہ دیٹ آئی نو. میں پارلیمنٹ کے اندر کافی عرصے سے آپ ہیں. 5ویں مرتبہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں. گزارش یہ ہے، اور پھر میں چھوٹا سا وکیل بھی ہوں، ادنا سا. مجھے معلوم ہے. اور پریکٹسنگ لائے مجھے معلوم ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات مشکوک نہیں ہے. میں معترض ہوں اس بات پہ. یہ غیر آئینی ہے. اچھا تو جو پورا بجٹ ہے پنجاب کا کامل سمجھنے والا ہے. دیکھیے سلمان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، تھوڑی بہت قانون کی سمجھ ہے اور وہ طالب علم ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ جو غیر آئینی ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ مشکوک نہیں ہے. سلمان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکوک ہے، مگر اس بات کو آگے
लेके चलते हैं, चूंकि उन्होंने भी ये कहा कि जी अगली बात भी मैं करना चाहूंगा थोड़ा सा मजीद। रूल्स एंड प्रोसीजर किसी ऑर्डिनेंस के तहत ना रिजेक्ट किए जा सकते हैं ना बनाए जा सकते हैं। रूल्स प्रोरेगेटिव है असेंबली का, और उसकी एक कमेटी होती है रूल्स एंड प्रोसीजर स्टैंडिंग कमेटी। वो उसका दायरा कार है कि वो रूल्स एंड प्रोसीजर जो है वो बनाए और फिर वो असेंबली के अंदर पेश होते हैं, उसके अंदर वोटिंग होती है। ऑर्डिनेंस के जरिए आप नहीं उसके अंदर कतई तौर पे नहीं। देखिए, मैं रूल्स एंड प्रोसीजर का मेंबर रह चुका हूं। ये 2012 के सेनेट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं वो उस कमेटी ने बनाया जिसका मैं मेंबर था। तो ये सारी चीजें, इनमें ही भाग कोई नहीं है। शकूक और शुबा कानून और आइन के अंदर नहीं होता। ये मगर फिर मामला तो कोई अदालत में चला जाएगा ना। आप इतनी बड़ी वकील की बेटी हैं माशाल्लाह। कानून और आइन, इसके अंदर जो ये चीजें हैं ये बिला शुबा होती हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर आप सारे वकील बैठे हुए, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर कानून को इंटरप्रेट भी किया जाता है। वो भी हमने देखा है। ये असेंबली वो अदारा है, ये वो अदारा है, राय अपनी अपनी है। लेकिन बात यह है कि जो हकायक हैं उनको लफ्जों के हेर फेर से तब्दील नहीं किया जा सकता। मैं एक बात, ये वो अदारा होता है असेंबली है, ये सिंगल हैंड है जो तहफ़्फ़ुज़ करता है आइन के तहत दिए गए हकूक की। आइन तशरीह करता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये मेंबरान असेंबली का काम है कि वो असेंबली के अंदर उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे साथ खलील ताहिर सिंधु साहब भी हैं, वो भी एक वकील हैं। मैंने आपका पढ़ा कि आप भी एक वकील हैं। तो जो इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट राय आ गई, उन्होंने कहा कि जो ईवान इकबाल में आज आपने बजट पेश किया वो पूरी प्रोसीडिंग ही मशकूक है, इसलिए चूंकि स्पीकर जो हैं उन्होंने ये असेंबली का सेशन बुलाना था और पंजाब असेंबली में बुलाना था। यहाँ पे कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस कैसे जो है वो रूल्स को तब्दील कर सकता है, वो तो कमिटी बैठती है प्रोविंशियल असेंबली की और वो तरमीम कर सकती है। मैं कामिल अली आगा की बात से इत्तेफाक करता हूँ और सलमान अकरम राजा साहब, हालांकि मुझे इतनी जरूरत नहीं कि मैं उनकी बात से डिसएग्री करूं, लेकिन रूल क्या कहता है जो कामिल अली आगा साहब कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। रूल 16 ये कहता है कि पावर ऑफ द मेंबर प्रेजाइडिंग एट अ सिटिंग। ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं आप? जी, रूल 16 रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जिसकी कामिल अली आगा साहब मेंबर है, मैं भी उसका मेंबर हूँ पंजाब में। ठीक है, उसमें लिखा है जी, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ ये 16, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल हैव द सेम पावर्स एज the speaker has when presiding at a sitting, and all references in the rules of to the speaker shall be deemed to include a reference to the presiding officer। ये तो हो गया रूल 16। ये पहली बैच के रूल की बात। सलमान अकरम राजा साहब इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैंने आपसे थोड़ा सा डिफर किया, मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे आप देखिए जो यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है, मैं बहुत अदब है मेरे अपने अंदर अपना सॉरी साहब का, कामिल अली आगा साहब का, लेकिन आप देखिए कि मैं उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं चीफ विप भी हूँ पंजाब असेंबली में पिछले 3.5 साल से। बार बार एक बात पढ़े हुए हैं कि आईजी आए, चीफ सेक्रेटरी आए, मेरे सामने जो बातें हुई हैं उस कमेटी में, और एक एक सीट पे जाके अपोजिशन के हर मेंबर से माफी मांगी। और फिर चौधरी साहब ने कहा कि क्या उन्होंने मेहदी कही ये कल की प्रोसीडिंग है, वो मैं आपको अभी भेजता हूँ, बल्कि सुनवा देता हूँ अगर आप कहती हैं तो। एक एक सीट पे माफी मांगेगा, फिर मैं बजट पेश होने दूंगा। जब एजेंडा एक है, बजट का एजेंडा होगा, उस दिन और कोई बिजनेस नहीं होता। नंबर 2, अगर लॉ ये है, रूलिंग स्पीकर की ये होती है कि जिस दिन कोई बिजनेस हो, सवालों जवाब हो, उस दिन जो उस महकमे का सेक्रेटरी है अगर वो नहीं आता तो ये ऑनरेबल स्पीकर साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई हुई है कि उसके वो काम नहीं चलने देते, बजट पेश होना है। और फिर जो हमारी रिपोर्टें थी, जिस तरह पिछली दफा इनके पास लोटे थे लेके आए कि मारने के लिए लोगों को, और डिप्टी स्पीकर का जो हाल किया और अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। और नीचे से इशारे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कभी साहब से कि वो इशारे करें, और जो काफी लोग प्राइवेट से उनको अंदर ला के, उनमें से एक मैं वकील रहा हूँ, लकीली उसमें 31 मर्डर केस है गुजरात से, वो तसद्दुक उसका नाम है, वो भी इश्तिहारी है, वो भी उधर मौजूद था। ये देखिए उसको भी अंदर लाया गया। तो ये देखें वहां पे कैजुअलिटीज जाते हैं,
कौन सी शिकस्त को भी बड़ा अपना ग्रेसफुली तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं कामिल अली आगा साहब से बिल्कुल हम्बली सबमिशन करता हूँ। कामिल अली आगा साहब, ये जो है बजट, ये 12 करोड़ आवाम का आर्टिकल 168 और 174 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हम इसको जब हमने पेश करना है और फिर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, क्या 12 करोड़ आवाम को आप बजट से महरूम रह सकते हैं? यही एक सवाल है। नहीं सिंधु साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर हम छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, मगर देखिए सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे तो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमजा शहबाज हैं। बजट पेश होना है, 2 दिन से डिले हो रहा था ये बजट। आखिरकार बजट पेश तो होना था ना, तो उसके अंदर अगर आप ताखीर करेंगे तो फिर एडिटोरियल जिस किस्म का एक बड़ी नामवर न्यूज़पेपर में ये लिखा, और मैं कामिल अली आगा साहब से ये पूछूंगी, उन्होंने ये कहा कि by the way, Punjab Assembly Speaker Chaudhry Parvez Elahi has used his office to stall the presentation of the provincial budget for the next fiscal year takes the cake. उन्होंने तंकीद की है कि किस तरह परवेज इलाही साहब ने जो है डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। ये सब कुछ पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब, आपने सिंधु साहब की बात सुनी। अब मसला ये है कि पंजाब का बजट किसी ने तो पेश करना है। इतनी बड़ी सूबा है और 2 दिन से बजट डिले हो रहा था। तो जो ये बात कर रहे हैं कि जी रूल 16 और 17 का हवाला भी दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? अब आपका ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने बड़े सूबे का बजट पास ना हो, सूबा मफलूज हो जाए, उसमें बेयकीनी की सूरत हाल हो और एक तरफ सियासी इसको जीत करार दिया जाए बजट को रोकने को। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जमहूरियत जो है आइन के मुताबिक चलती है, लेकिन उसके साथ साथ आइन की रूह जो है वो रिवायात में पाई जाती है, और जब तक आप जमहूरी रिवायात पर अमल नहीं करते, आइन पर अमल नहीं होता। अब ये सूरत एक पैदा हो गई है। मुझे यही लगता है कि ये मामला अदालत में जाएगा, और ये सेशन जो आज हुआ शायद इसके हवाले से भी अदालत कोई हुक्म दे कि इसको शायद किया जाए, दोबारा किया जाए, या इसकी तौसीक ली जाए एक और सेशन होना के करके। लेकिन ये तमाम सवालात खड़े इसलिए हुए हैं कि आइन की रूह से मैं समझता हूँ रूगर्दानी की जा रही है। कामिल अली आगा साहब, एक पंजाबी का मुहावरा है ना, नाले 100 प्याज ते नाले 100 जूते। अब पहले भी आप लोगों ने जो है वो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आपने ओथ नहीं लेने दिया, फिर इवेंचुअली उन्होंने ओथ ले लिया। अब इसके अंदर भी इवेंचुअली बजट तो पेश होना ही है। तो ये बात आपके चौधरी खानदान के बारे में की जाती है कि जी जीरक सियासतदान हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। इस बार क्या हुआ? क्या चौधरी शुजात इलाही साहब की जो गैर मौजूदगी है उसकी वजह से ये ढिटाई का समा हमें नजर आ रहा है? मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस शख्सियत के सामने बैठा हूं जो जमहूरी इक़दार, बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक की अलमबरदार थी, उसकी बेटी के सामने बैठा हूं मैं। बड़ा शुक्रिया आपका। मैं सलमान अकरम राजा की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आइन जो है उसके मुताबिक जो आइन के अंदर लिख दिया है वो उसको काउंटर प्रोसीजर नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता, कानून नहीं कर सकता। उसकी छांव छतरी के अंदर रह के कानून साजी होती है। नहीं, बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर भी उसके जो ताबे होते हैं। रूल 16 जो है वो भी ताबे है स्पीकर के, कि वो है कि नहीं है। नहीं वो मैं आपको बताता हूं है कि नहीं। नहीं, पैनल ऑफ चेयर अनाउंस करना होता है स्पीकर ने। स्पीकर ने हर इजलास की इब्तदा में, वो 20 दिन चले, वो 40 दिन चले, पैनल ऑफ चेयरमैन अनाउंस करता है वो कि जो एक 4 आदमियों की या 5 आदमियों की या 3 आदमियों की लिस्ट जारी करता है और अनाउंस करता है तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अनाउंस करता है कि ये पैनल ऑफ चेयर होगा। सिंधु साहब कह रहे हैं कि आईजी जाके हर मेंबर से जाके माफी तलाफी करे, तो ये वो बता रहे हैं हाउस बिजनेस
जी पंजाबी आवाम को तो नहीं मिलनी चाहिए ना कि उनका बजट ही ना पास हो सके। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेगी वो आपकी तो बात सुन रही हूँ मेरी बात। गवर्नर पंजाब जो एक्स गवर्नर पंजाब मियां अजहर के घर में उनके बेडरूम में दाखिल हो गए जाके दीवारें फिलांग के जहां पे इनसे बात पूछे सिंधु साहब जो ये कामिल साहब ये बात कर रहे हैं और फिर अगली बात मैं असेंबली के अंदर आईजी और अपना चीफ सेक्रेटरी असेंबली के अंदर दाखिल हुए और सैकड़ों पुलिस वालों के साथ जाके उन्होंने एक फेक इलेक्शन करा दिया। आप कहते हैं कि वजीर आला का हलफ, वजीर आला कहाँ से बन गया वो? अच्छा वो वजीर आला है ही नहीं, वो गैर आईनी बात है। अच्छा सिंधु साहब, गैर आईनी तरीका का अदालत ने तो कह दिया है ना, अदालत से तो अब उन्होंने ओथ ले लिया है ना, अदालत के हुक्म पे ही ओथ लिया ना। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि आइन कुछ कहता है, अदालत कुछ कहता है, नहीं मानता अदालत कुछ कहती है, मैं नहीं मानता जी, मैं अदालत के हुक्म को लाइव कहता हूँ मैं आपको। अच्छा मैं उस हुक्म को नहीं मानता, वो गैर आईनी हुक्म था लाहौर हाई कोर्ट का। जी सिंधु साहब जी, एक तो मुझे कामिल अली आगे से डर बड़ा लगता है जब ये बोलते हैं, वैसे भी पूरी जिंदगी इनके एहतराम की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डरने वाली कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हैं। सलमान अकरम राजा साहब से मैं फिर अदब के साथ कर रहा हूँ कि आर्टिकल 108 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, मैंने आप ही को सुना है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अगर वो नहीं होगा तो वो सुधार करेगा। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि उनका इलेक्शन होगा बस, और किसी भी मेंबर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब उसका किया जाएगा। फिर आर्टिकल 109 में सिर्फ गवर्नर का इख्तियार है कि वो प्रोरोग करे या असेंबली सेशन को मुलतवी कर दे या नए सेशन को बुला ले, बस ये है आर्टिकल 108 एंड 109। मुझे बहुत जाती तौर पर दुख है कि मैं आपके साथ इख्तिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन जो आइन है वो मेरे लिए बड़ा मुकद्दस है। दूसरा जो कामिल अली आगा साहब ने फरमाया है, जी सलमान साहब को रिप्लाई करने दें। जी सलमान साहब सॉरी जो मामला सूबाई असेंबली के हवाले से है ना, वो आर्टिकल 108 109 में है, लेकिन उसके साथ आपको आर्टिकल 127 भी पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 127 ये कहता है कि आर्टिकल 53 और 54 के जो लवाजमात हैं वो सूबाई असेंबली के लिए भी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली के लिए भी होंगे। जब आप आर्टिकल 53 और 54 पे जाते हैं, 53 और 54, वो बात को वाजे कर देते हैं कि स्पीकर साहब इजलास की सदारत करेंगे, उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर करेंगे, और अगर दोनों हजरात मुयस्सर ना हो तो फिर पैनल ऑफ चेयर से कोई जो मेंबर जो है वो सदारत करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों की मौजूदगी में या स्पीकर की मौजूदगी में कोई भी मेंबर सदारत कर सकता है। तो 108 109 को आप 127 के साथ पढ़िए। 127 को जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको 53 और 54 की तरफ भेजेगा और कहेगा कि जो कवायद नेशनल असेंबली के हैं उनका इतलाक सूबाई असेंबली पे भी होता है। इससे पूरी जो है आपका सर आई एम ग्रेटफुल सर। दूसरी कामिल अली आगा साहब ने मुझसे बात की परचों वाली, ये बारी तय ये हुआ था कि आईजी साहब को इस्तेकाल कमेटी में बुला लें, बेशक कोई मेंबर भी प्रिविलेज मोशन देगा उसको पेश होना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी भी पेश होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बुला के आप उन पे हमें जो रिपोर्ट थी और बल्कि दुरुस्त थी, एक काली स्याही जिस तरह पिछली दफा लौटे थी, इस दफा स्याही लाल मर्चे और पता नहीं और क्या क्या था। अगर आप किसी ऑफिसर की देखें, ये तीनों अपना अदलिया और एग्जेक्टिव और तीसरे नंबर पे अपना जो हमारी है जुडिशरी, ये तीनों एक हमारे पिलर है, और चौथा मीडिया भी हमारा पिलर है। और ये कौन सा पिलर है यार सिंधु? और जो गैर आईनी काम करें, मैं बता एग्जीक्यूटिव हेड होके उनको तो गैर आईनी वो पाबंद है आइन के तहत कि कोई गैर आईनी कोई गैर कानूनी हुक्म उनको दिया जाए तो वो उसके पाबंद नहीं है। सिंधु साहब अपनी बात मुकम्मल करें। जी सर देखिए, मेरी तो इतनी जरूरत नहीं है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब मैं ये कहूँ कि मैं अदालती फैसले को, मैंने तो उस फैसले को भी माना है वो की कहते हैं किसी का साकब नसारना। ये मेरा हक है कि मैं अदालती फैसले के बाद उसके ऊपर करूं। आपका भी हक है, जो भी अदालती फैसला कर सकते हैं। मैं सर अपनी बात कर रहा हूँ, सिसिलियन माफिया का गया, जो कुछ किया गया, ठीक है। आजमत सईद साहब ने कहा हमारे मोहतरम में आज भी मोहतरम है, मेरा उनसे उतना ही तलक है जितना आपका तलक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं। मैं कामिल अली आगा साहब, मेरा फैब्रिक ही नहीं है कि मैं किसी के साथ भी, आप तो मेरे बड़े हैं, कि मैं कोई इस तरह से बात करूं कि जिससे मैं किसी को कोई रंज पंचाऊं, मेरा ये फैब्रिक नहीं। मगर अपनी बात मुकम्मल करें फिर आगे बढ़ने। बात ये कि हमने जी बात में करने लगा मुझे, चूंकि हमने कहा इनको कि कमेटी बना ले, 2 बंदे उधर से आ जाए या 4 आ जाए, 4 उधर से आ जाए, ठीक है, या मजलिस से इस्तेकाब कमेटी में बुला ले, कल बुला ले, आ जाएंगे दोनों, और जिसका भी कसूर हो
दोनों तरफ से, जिससे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ उस दिन से शुरू कर ले, अब तक जो भी वाकयात हुए हैं जिसमें ये 8 बजे कंसेंसस कर ले, जो भी कसूरवारों को उसको सजा दी जाएगी। ये ना करे कि आप उनको असेंबली में कमेटी बनाने के ऊपर आप लोग तैयार हैं? कामिल अली आगा साहब, कमेटी में शिरकत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए भी तैयार थे। जुडिशियल कमीशन पे भी तैयार है? ये बातें सारी की सारी तय होती हैं, बिजनेस हाउस बिजनेस कमेटी के अंदर तय होती हैं। जो तय हो जाए उनके ऊपर अमल दरामद होना होता है। मलक अहमद ने खड़े होके जो स्टेटमेंट दी हाउस के अंदर, वो यही थी कि मनोअन एडवाइजरी कमेटी की जो हदायत है या फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। स्पीकर साहब आपकी जो हदायत होगी और रूलिंग होगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया वाटर अंडर द ब्रिज, अब कमेटी के अंदर 2 लोग आप भेजे, 2 लोग हम भेजते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकाल मैं अर्ज करता हूं, मुमकिन के नहीं एलियन इन द हाउस था, उसकी हदायत के ऊपर मलक अहमद भी बेचारा बेबस तारड़ की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी हिदायत के ऊपर वो सारा कंट्रोल कर रहा था, उसकी हिदायत के ऊपर सारा सर, अब क्या करना है? लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि कमेटी के अंदर पीएमएल शामिल होगी कि नहीं होगी? आइन की हुक्मरानी और अमलदारी जो है उसको पहले इंश्योर कर लें, उसके बाद बजट पेश कर दें। तो यानी आप समझते हैं कि इन सबको वापस आना होगा नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, और आईजी को जाके माफी मांगनी होगी? कंडीशंस ये बात नहीं की। मैं आपको अर्ज करूं, स्पीकर साहब ने ये बात की कि वो आए लॉबी के अंदर बैठ के ये सारे लोगों की तकालीफ सुने। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि क्या क्या ऑन ग्राउंड क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं और क्या क्या वायलेशन। आईजी का जो एक इशू है कि जी आईजी आके पर्सनली माफी मांगे, वो आप कहते हैं कि वो कोई कंडीशन नहीं? ये मेरे सामने तो नहीं कहा। अच्छा, पता नहीं एडवाइजरी कमेटी में क्या बात हुई। दुख दर्द बांटे और फिर इजलास हो सकता है। मैं कर रहा हूं, जो असेंबली के अंदर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी वो ये थी कि वो यहां आके बैठ के, और ये कोई गैर आनी और गैर कानूनी बात नहीं है। सलमान साहब से भी मैंने एक सवाल करना है। सिंधु साहब, इज दैट एक्सेप्टेबल और नॉट? No, it's not acceptable because एडवाइजरी कमेटी में मोहतरम कामिल अली आगा साहब नहीं थे। नहीं, और मैंने उसको इसलिए बायकॉट भी कर दिया था कि उसमें अपना हमारा भाई है, मेरे साथ रहा 2008 से 2013 तक एमपीए, अपना चौरी मोनसलाई, उसको भी बिठाया हुआ साथ। ही इज नॉट मेंबर ऑफ द बिजनेस। नहीं, वो तो जब वो तब गए यार, मैं आई वाज देयर जब अहमद महमूद और असलम इकबाल आपस में झगड़े हैं तो आवाज सुन के मेरे पास से उठते गए। अच्छा, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है ना, इनको सुलह करा के मेरे पास, जिसपे मैं उठ गया, मैंने बायकॉट कर दिया था। आपको याद है, मैं ड्राफ्ट है मेरे पास माफी वाला सर, कि माफी मांगेंगे आगे तरह के जी एक मेंबर से। ये बात हुई है सर वहां पे, वो लड़ाई हुई ना उनकी लड़ाई हुई आपस में, जिसकी वजह से मोहन साहब बाहर से अंदर गए हैं और उनको चुप करवा के रात से बिठा के। सलमान साहब, इसका मतलब ये है, आपने सुन लिया होगा, कामिल साहब, सिंधु साहब दोनों वकील हैं, मुझे थोड़ा सा इसका हिस्सा नहीं थे, जज का रोल अदा करने थे, सुलह जोई में तब्दील कराने के लिए। अच्छा सिंधु साहब एक सेकंड, सलमान साहब देखिए, डेडलॉक आपके सामने बरकरार है, मगर एक तरफ से तमाम पार्टीज जो हैं वो अदालत के ऊपर तंकीद कर चुकी हैं। आप भी वकील हैं, सीनियर वकील हैं, अदालत बार बार सुओ मोटो केसेस लेती है, खासतौर पे सियासी, जबकि 2.14 मिलियन केसेस इस वक्त बैकलॉग में हैं। तो मुझे ये बताइए, जब सियासतदान ऑलमोस्ट हर पार्टी का कहेगा कि जी हमें इस अदालत के फैसले का एहतराम नहीं है, तो फिर जो अदालतें हैं उनको भी क्या कोई नजरसानी करनी चाहिए अपने फैसलों के ऊपर? देखिए, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो ये है कि एक सियासी किरदार के ऊपर, और उस माहौल में कुछ फैसले एक फरीक को पसंद आते हैं, कुछ फैसले दूसरे फरीक को पसंद आते हैं, एक तशरीह एक फरीक को अच्छी लगती है, दूसरे को नहीं लगती। तो ये तो मामला सियासी है, वो चलता रहता है। इसलिए इस हवाले से तो अदालत को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। अगर एक मामला आइन और कानून की तशरीह का है तो उसका आखिरी इदारा जो है वो अदालत ही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, वहीं पे वो तशरीह होगी और मामले को वहां जाना होगा। देखिए, ये जो बात थी कि पार्लियामान के अंदर जो कुछ होता है उस हवाले से अदालत
کوئی رائے نہیں دے سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بات تو اب طے ہو گئی. جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دیکھا اس معاملے کو اور ایک اپنا فیصلہ دیا، اور وہاں یہ بات سامنے اب آ جائے گی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا کہ اگر اسمبلی کے اندر اسپیکر یا کوئی اور ایسا رویہ اپنائے جس سے اسمبلی کا جو بنیادی مقصد ہے وہی حاصل کرنا ممکن نہ رہے، تو پھر عدالت کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اور عدالت مداخلت کر سکتی ہے. لہٰذا اگر یہ تمام معاملات ڈیڈ لاک کی صورت میں رہتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا، مفاہمت نہیں ہوتی پارلیمنٹ کے ممبران کے درمیان، اسمبلی کے ممبران کے درمیان، تو پھر معاملہ یقیناً عدالت میں جائے گا اور عدالت ہی اس کا حتمی فیصلہ کرے گی، اور پھر جو بھی فیصلہ ان کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، سندھو صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، کامل علی آغا صاحب. تو ناظرین، چونکہ ہمارے تینوں مہمانوں نے ذکر کیا میری والدہ آسما جہانگیر کا، تو وہ بھی کہتی تھیں کہ جو سیاست دان ہیں ان سے ہم التجا کرتے ہیں کہ جو اپنی گت ہے وہ اپنے پاس ہی رکھا کریں، عدالت کے ہاتھ میں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہ دیا کریں، کیونکہ اگر ان کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر وہ اسی طرح کھینچیں گے جیسے کہ وہ کھینچتے رہے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.